का सारथी। आगरा में ताजमहल को बम से उड़ाने की मिली धमकी। टूरिज्म विभाग के पास मेल भेजकर धमकी दी गई। ताजमहल में सीआईएसएफ ताज सुरक्षा पुलिस कर रही चेकिंग। भाजपा विधायक दल की बैठक कल। एकनाथ शिंदे दोपहर तक पहुंचेंगे मुंबई। सेहत के सवाल पर बोले, बढ़िया हूं। रात में शिवसेना विधायकों से मुलाकात। पीएम मोदी का चंडीगढ़ दौरा। पीएम मोदी ने जनता को किया संबोधित। कहा, पुराने कानून शोषण का जरिया थे, अंग्रेजों ने अपनी सत्ता मजबूत करने के लिए बनाए। संसद में अडानी संभल हिंसा पर विपक्ष का प्रदर्शन। अखिलेश बोले, यूपी में चुनाव था इसलिए संभल में हिंसा हुई। सपा टीएमसी का किनारा। बिहार जमीन सर्वे के लिए कागजात स्वघोषणा पर नीतीश कैबिनेट का बड़ा फैसला। नीतीश कैबिनेट की बैठक में 33 एजेंडों पर लगी मुहर। लैंड सर्वे की समय सीमा बढ़ी। और हरियाणा के 3 लाख घरों में लगेंगे प्रीपेड मीटर। मोबाइल की तरह रिचार्जिंग खत्म होते ही बिजली बंद। खट्टर बोले, सरकारी कर्मचारियों से करेंगे शुरुआत। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा की यमुनानगर से अहम खबर है, जहां से शुरुआत करते हैं। सड़क पार करते हुए हादसा हुआ है। जेबीटी गेस्ट टीचर को ट्रक ने कुचला है। दर्दनाक हादसा हुआ है, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। जुबल बस स्टैंड के पास यह हादसा हुआ है। तो यमुनानगर से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। दर्दनाक सड़क हादसा सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। इस वक्त यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। जुबल बस स्टैंड पर यह दर्दनाक हादसा देखने को मिला है। यमुनानगर से अहम खबर, सड़क पार करते समय भीषण हादसा हुआ है। आपको बता दें, जेबीटी गेस्ट टीचर को ट्रक ने कुचला है। यह हादसा यमुनानगर से सामने आया है, जिसकी सीसीटीवी फुटेज सामने आई है। तस्वीरें साफ तौर से आप देख पा रहे हैं। दर्दनाक हादसा सीसीटीवी फुटेज घटना का सामने आ चुका है। जुबल बस स्टैंड पर यह हादसा हुआ है। यमुनानगर से अहम खबर, सड़क पार करते समय हादसा हुआ है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। खबर यमुनानगर से है, जहां रेलवे स्टेशन के पंसरा फाटक के नजदीक रेलवे लाइन के बीच में एक अज्ञात व्यक्ति का शव पड़ा मिला है। सूचना मिलने पर राजकीय रेलवे पुलिस मौके पर पहुंची। शव की पहचान करने में जुटी। राजकीय रेलवे पुलिस के जांच अधिकारी राजेंद्र कुमार ने बताया कि अज्ञात शव के शरीर पर नीले रंग का एडिडास का ट्रैक सूट और ब्राउन रंग की जैकेट है और ब्राउन रंग का सिर पर टोपा भी डाला हुआ है। उसके पैरों में चप्पल है। प्रथम दृष्टया देखने से वह कोई स्थानीय मजदूर लगता है। फिलहाल पुलिस शव की पहचान करने में जुटी हुई है। आज सुबह लगभग 11 बजे के करीब हमें रेलवे द्वारा एक सूचना मिली है कि पानसरा फाटक के पास सदर थाने के बिल्कुल सामने रेलवे लाइनों में एक व्यक्ति की लावारिस लाश पड़ी है, जिसकी कार्रवाई करने के लिए मैं मौके पर गया था। और वहाँ हमने देखा है कि एक व्यक्ति की रेलगाड़ी से टक्कर हो गई है, जिसकी पीछे से खोपड़ी फट गई है और उसने जो है नीले रंग का एडिडास कंपनी का ट्रैक सूट डाला हुआ है और ब्राउन कलर की जैकेट है, ब्राउन कलर की लोई है, सिर पे टोपा है, पैरों में इसने चप्पल डाली हुई। उम्र लगभग 45 साल है। सर, देखने में क्या लग रहा है? बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर मध्य प्रदेश के रतलाम से है, जहां बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ रतलाम में जबरदस्त जन आक्रोश देखने को मिला है। जिले भर से हजारों हिंदू महिला, पुरुष, बच्चे, बुजुर्ग और किन्नर आपको बता दें कि नरकालिका माता मंदिर प्रांगण में एकत्रित हुए। संतों के नेतृत्व में निकाली गई इस जन आक्रोश रैली में आक्रोशित जनता ने शांतिपूर्ण तरीके से विरोध किया। रैली कालिका माता मंदिर से प्रारंभ होकर शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में मांग की गई है कि भारत सरकार को बांग्लादेश में हिंदू पर हो रहे अत्याचारों के मुद्दे पर सख्त कदम उठाने चाहिए। हजारों की संख्या में जुटे लोग अपने हाथों में तख्तियां और बैनर लेकर बांग्लादेश की घटनाओं के प्रति नाराजगी जताते नजर आ रहे हैं। बांग्लादेश में जो बहन बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है, सनातन संस्कृति पर आघात हो रहा है, हम इस ज्ञापन के द्वारा, सरकार के द्वारा पूरे विधर्मियों और पागल कुत्तों को संदेश देना चाहते हैं कि अगर ये कार्रवाई नहीं रोकी गई तो फिर उनको सुधारने के लिए हमें भी एक कदम उठाना पड़ेगा, जिससे जाकर के पागल कुत्ता को जो ऐसे समझाया जाता है। आप देखेंगे बर्मा कितना शांत था, लेकिन जब पागल कुत्ते पगलाए तो वहां के अंदर विराथू ने कहा था
कि हम अहिंसक हैं पर पागल कुत्ते के साथ सो नहीं सकते हैं, और जब हम सकते हैं तभी सुधार होता है। तो हम ज्ञापन देकर सुधारना चाहते हैं कि अब सुधर जाए। अगर सरकार उसको रोकती है तो रोकती नहीं, उसकी प्रक्रिया यहाँ पर होगी, इसके लिए पूरा शासन जिम्मेदार होगा। जय हिंद, जय भारत। एक नारा। अगली खबर छत्तीसगढ़ से, जहां नारायणपुर जिले से शर्मनाक तस्वीरें सामने आई हैं। ताजा मामला छोटे डोंगर में संचालित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय ओरछा से सामने आई है। तस्वीरें जो वर्तमान में छोटे डोंगर में संचालित किया जा रहा है, जहां बालिका के स्नान गृह के सामने सीसीटीवी कैमरा लगाया गया, जिससे बालिकाओं की निगरानी की जा रही है। साथ ही एकलव्य आदर्श आवासीय बालक छात्रावास के बच्चों ने कमरे के अभाव में शौचालय को ही अपना डेरा बनाया हुआ। इस पूरे मामले की जांच के लिए आम आदमी पार्टी की टीम छोटे डोंगर एकलव्य विद्यालय पहुंची थी, जहां पर उन्होंने आश्रम की व्यवस्था पर गहरी चिंता जताते हुए इस शिक्षा व्यवस्था को शर्मनाक बताया और जिम्मेदार अधिकारियों कर्मचारियों के ऊपर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। बच्चों को काफ़ी समस्याएं होती हैं यहाँ पर, जैसे यहाँ की रूम की समस्या है, पानी की समस्या है यहाँ पर, और यहाँ पर बच्चों को कंबल, चादर और खाट, गद्दा, तकिया, ये कई साल हो गए अभी तक आया नहीं यहाँ पर बच्चों को। और बच्चों में और कई बार हाइजीन की प्रॉब्लम यहाँ काफ़ी हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर पोस्ट मैट्रिक के बच्चे भी है और एकलव्य के बच्चे लगभग यहाँ पर 200-220 के आसपास बच्चे यहाँ पर इस हॉस्टल परिसर में रहते हैं। और ये हमारा हॉस्टल रेंट पर चल रहा है, अभी एकलव्य के नाम से रेंट पर है। यहाँ बहुत सारा समस्या है सर। 6 साल से बोल रहे हैं कि साहब लोग भवन बनेगा बोल रहे हैं, अभी तक भवन नहीं बना है सर। और यहाँ पानी का भी बहुत समस्या है सर, अभी तक मतलब नहाते भी नहीं है। कोई स्कूल जाते टाइम तो लेट भी हो जाता है, पानी धीरे धीरे आता है, उतना स्पीड नहीं आता है पानी। ये जो खबर सामने आई है, इसमें सर्वप्रथम तो जांच की जा रही है। दूसरी, ये अभी अगर समस्या है भी इस कारण है क्योंकि ये हमारे स्कूल जो है एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल ओरछा में, अभी उसकी बिल्डिंग बनी नहीं है और मेकशिफ्ट अरेंजमेंट में बच्चे उस बिल्डिंग में रह रहे हैं। जगह के अभाव में बच्चे एक ही कमरे में थोड़े ज़्यादा संख्या में रह रहे हैं, परंतु शौचालय वाली जो बात सामने आई है इसमें जांच। मैं 6 साल से एकलव्य छोटे डोंगर प्यून में कार्यरत हूँ। यहाँ तो बहुत समस्या है एकलव्य में। यहाँ पानी का समस्या सबसे ज़्यादा है। यहाँ 2 हॉस्टल है, एक पोस्ट मैट्रिक और एक एकलव्य। दोनों मतलब वो पानी ना एक ही बोर है, वो नहीं पूरा आता है, एयर लेता है, वो पानी भी अटक के आ जाता है, तब बहुत परेशानी होता है यहाँ। देश की बात में अब राजस्थान की खबरों का रुख करते हैं। सवाई माधोपुर जिले के चकेरी गांव में स्थित एक कस्तूरबा आवासीय विद्यालय में खाना खाने के बाद फूड पॉइजनिंग से करीब 14 से 15 छात्राओं की तबीयत बिगड़ गई। फूड पॉइजनिंग की शिकार छात्राओं को विद्यालय स्टाफ द्वारा कुंडेरा CHC में भर्ती करवाया गया, जहां 7-8 छात्राओं को जिला अस्पताल रेफर किया गया। वहीं उनका उपचार जारी है। फिलहाल फूड पॉइजनिंग की शिकार 8 छात्राएं कुंडेरा और 5 छात्राएं जिला अस्पताल में भर्ती हैं। विद्यालय की वाइस प्रिंसिपल ममता मीणा ने बताया कि कस्तूरबा आवासीय विद्यालय में खाना खाने के बाद कुछ छात्राओं ने पेट में दर्द की शिकायत की। इस दौरान कुछ को पेट दर्द और उल्टियां होने लगी, जिस पर सभी 14 से 15 छात्राओं की कुंडेरा CHC में इन छात्राओं को भर्ती कराया गया, जहां से 7 या 8 छात्राओं को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। जिला अस्पताल में फिलहाल 5 छात्राओं का उपचार चल रहा है और वहीं कुंडेरा अस्पताल में 8 छात्राओं का उपचार जारी है। अन्य 2 छात्राओं को प्राथमिक उपचार के बाद उनको छुट्टी देकर घर भेज दिया गया। फिलहाल सभी छात्राओं की हालत खतरे से बाहर है। चिकित्सक छात्राओं के उपचार में जुटे हुए हैं। जैसे हमको फोन से सूचना मिली कि कुछ बच्चियाँ फूड पॉइजनिंग की शिकार हुई हैं, तो हमारे डॉक्टर पहले से सारे आउटडोर बैठे, हमने अलग मोड पर ले लिया। सारे डॉक्टर पीडियाट्रिशियन को बुलवा लिया, फिजिशियन को बुलवा लिया। वार्ड में बेड खाली, एक पूरा हमने वार्ड खाली करवा दिया उस हिसाब से। और सारी बच्चियाँ 7-8 बच्चियाँ आई थी, लेकिन 5 बच्चियाँ एडमिट के लायक थी। हमने उनको पूरा प्राथमिक उपचार दे दिया। सारी बच्चियाँ सेटल है, हमारे पीडियाट्रिशियन ने भी देख लिया, फिजिशियन ने भी देख लिया, उनका इलाज चल रहा है। सर, ये कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय चकेरी की जो गर्ल्स है उनका मामला है। क्या मामला है? मतलब खाना खाया था, उसके बाद थोड़ा सा मैं उनके पास से गई मिलने के लिए, तो उनका पेट दर्द स्टार्ट हो गया। 1 या 2 लड़के। कितनी बालिका घायल है इसमें? इसमें 5। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर भी सवाई माधोपुर से है, जहां आज एक बार फिर मानवता एवं मां की ममता को शर्मसार कर देने वाली खबर सामने आई है। जिला मुख्यालय के पुराने शहर स्थित खंडहर
खंडार बस स्टैंड के पास एक दुकान के सामने कोई अज्ञात नवजात मानव भ्रूण को एक पॉलीथीन में रखकर छोड़ गया। नवजात भ्रूण की सूचना पर मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना पर कोतवाली थाने की शहर चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और भ्रूण को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में पहुंचाया। मौके पर मौजूद लोगों के मुताबिक कोई अज्ञात कलयुगी मां या कोई अज्ञात व्यक्ति नवजात भ्रूण को पॉलीथीन में डालकर छोड़ गया है। शहर चौकी प्रभारी जितेंद्र सिंह का कहना है कि देखने में यह नवजात मानव भ्रूण लग रहा है, कोई अज्ञात इसे पॉलीथीन में डालकर चला गया है। फिलहाल भ्रूण के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। भ्रूण यहां कौन डालकर गया है, पुलिस ने भ्रूण को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। वहीं पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है ताकि भ्रूण के बारे में जानकारी मिल सके। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है, लेकिन पुलिस को अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। एक ये भ्रूण मिला है यहाँ खंडार पे, क्या है ये? अभी कोई सूचना मिली थी, किसी भी जगह यहाँ ऐसे तो पड़ा हुआ, उसके हिसाब से लोग खुद भी या ड्यूटी में था, खंडार किराए पे उस पर आया था। तो देखा है तो एक हल्का सा एक जैसा लग रहा भ्रूण टाइप लग रहा है, तो इसको मैं मोर्चरी में ले जा करके ड्यूटी डॉक्टर को इनको दिखा करके जैसे अग्रिम प्रक्रिया करेंगे तभी उसको ले करके जाएंगे। किसी पर कोई संदेह क्या? ऐसा कोई अभी तक कोई आसपास के लोगों ने कुछ बताया नहीं, अभी ऐसा कोई सूचना नहीं। जैसे भी अगर सूचना होगी आप सूचना संकलन करके देखते हैं। अगली खबर राजस्थान के टोंक जिले से, जहां आपको बता दें निवाई सामुदायिक अस्पताल में नगर पालिका द्वारा 25 लाख की लागत से सोनोग्राफी मशीन का लोकार्पण निवाई पीपलू विधायक राम सहाय वर्मा व पालिका अध्यक्ष दिलीप इसरानी ने फीता काटकर किया है। सभा को संबोधित करते हुए विधायक राम सहाय वर्मा ने कहा कि डॉक्टर मरीज को टोंक रेफर न करें, जयपुर रेफर करें, क्योंकि टोंक में इलाज नहीं मिलता है, उसके बाद जयपुर रेफर किया जाता है। अब डायरेक्ट जयपुरी रेफर, आपको बता दें डायरेक्ट जयपुर रेफर कर देते हैं, उनको इलाज मिल जाए। नगर पालिका अध्यक्ष दिलीप इसरानी ने कहा कि सोनोग्राफी मशीन चालू होने से लोगों को फायदा मिलेगा, जो कि भजनलाल सरकार का ध्येय है। सीएमएचओ सरकार की योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाने का आह्वान भी उन्होंने किया। निवाई में लंबे समय से रेडियोलॉजिस्ट कार्यरत थे, लेकिन यहाँ सोनोग्राफी की मशीन नहीं थी। यहाँ की स्थानीय नगर पालिका ने सोनोग्राफी की मशीन हॉस्पिटल को दी है और सोनोलॉजिस्ट यहाँ पहले से ही थे, तो आज से सोनोग्राफी मशीन का विधिवत उद्घाटन हुआ है और अब आज के बाद यहाँ पे गर्भवती महिलाएं और अन्य व्यक्तियों की निःशुल्क सोनोग्राफी जांच हो सके। आज जो वर्षों से लंबित नगर पालिका निवाई द्वारा जो मशीन देने की घोषणा थी, आज हमारे जो चेयरमैन साहब हैं उन्होंने इस हॉस्पिटल को कई सालों से डिमांड चल रही थी कि साहब हमारे सोनोग्राफी की मशीन नहीं है, और करीब 25 से 30 लाख के बीच की कॉस्ट का इन्होंने नगर पालिका निवाई ने इसको समर्पित किया है। तो देश की बात में अब उत्तर प्रदेश की खबरों का रुख करते हैं। खबर आगरा से, जहां ताजमहल को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। टूरिज्म विभाग के पास मेल के द्वारा यह धमकी दी गई है। आपको बता दें टूरिज्म विभाग के पास मेल के द्वारा यह धमकी दी गई। धमकी मिलने के बाद ताजमहल की सुरक्षा बढ़ाई गई है। ताजमहल में सीआईएसएफ, ताज सुरक्षा पुलिस चेकिंग कर रही है। आपको बता दें मेल करने वाले की जाँच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। देखिए, आज सुबह लगभग 11:30 बजे पर्यटन ये अवगत कराया गया कि एक ईमेल के माध्यम से ताजमहल पर बम की सूचना उन्हें प्राप्त हुई है। सूचना का संज्ञान लेते हुए तत्काल ताज सुरक्षा पुलिस, ताजगंज पुलिस और सीआईएसएफ द्वारा चेकिंग का अभियान चालू किया गया। साथ ही जो ताज सुरक्षा की बीडीडीएस टीम है, जो बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड है, जो एएस चेक टीम है और स्निफर डॉग्स है, इन सभी को बुलाकर ताजमहल के आसपास चेकिंग कराई गई। प्राप्त सूचना के आधार पर थाना ताजगंज में अभियोग भी पंजीकृत किया जा रहा है और नियमानुसार कार्रवाई इसमें की जाएगी। इसकी जांच की जा रही है। मेल में कोई ट्रेस हुआ? हाँ, मेल में भी आईपी एड्रेस के माध्यम से मेल को ट्रेस कर लिया गया है। लग रहा है ऐसा कि वीपीएन का प्रयोग किया गया है। धीरे धीरे इसमें कार्रवाई की जाएगी। विवेचना प्रचलित है, जल्दी इसमें अनावरण करेंगे। फिलहाल देश की बात में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। केसरिया से मन जोगी हुआ रे,
पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद इसकी बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कन्नौज से अगली अहम खबर है, जहां यूपी कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का कन्नौज का अहम दौरा। अखिलेश यादव के आरोपों पर पलटवार किया है स्वतंत्र देव सिंह ने। संभल घटना पर आर्थिक मदद करने पर कसा है तंज। अखिलेश यादव दंगाइयों को करते हैं सम्मानित। संभल जैसी घटनाओं पर उकसाने का करते हैं काम। दो पक्ष लड़े थे, कानून अपना काम कर रहा है। 2014 के बाद से पूरे देश में शांति बनी हुई है। श्रीनगर, काशी, अयोध्या में होते थे पहले बम ब्लास्ट, लेकिन अब सब जगह शांति है। तो यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का कन्नौज का अहम दौरा। अखिलेश यादव पर उन्होंने पलटवार किया। स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि अखिलेश यादव दंगाइयों को सम्मानित करते हैं। अगली अहम खबर फतेहपुर से है, जहां घर के बाहर खड़ी कार में आग की घटना सामने आई। देखते ही देखते आपको बता दें, कार आग का गोला बन गई। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह बताई जा रही है। इस दौरान आग लगने के दौरान इंजन जला है पूरी तरीके से, तो लग्जरी कार जलकर कबाड़ में तब्दील हो गई। सदर क्षेत्र के आवास विकास इलाके की पूरी घटना। घर के बाहर खड़ी कार में अचानक आग की घटना सामने आई। शॉर्ट सर्किट लगने की वजह बताई जा रही है। सूचना पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। अगली खबर का रुख करते हैं। अगली अहम खबर बहराइच से है, जहां बैंक बकायेदारों पर कुर्की की कार्रवाई है। क्षेत्र में टॉप 10 बकायेदारों पर बैंक का शिकंजा कसा है। जनपद के मिहीपुरवा तहसील क्षेत्र के ये बड़े बकायेदार जिन पर शिकंजा कसा गया है। कुर्की की कार्रवाई की गई। बैंक अधिकारियों ने बकायेदारों को आरसी जारी की थी। आरसी जारी होने के बाद लगातार राजस्व कर्मी पैसे जमा करने की अपील कर रहे थे। अमीनों द्वारा पैसे जमा करने की अपील की जा रही थी। पैसे न जमा होने पर तहसीलदार ने कार्रवाई की है। अंबिका चौधरी ने बकायेदार पर की है कुर्की की कार्रवाई। तहसीलदार अंबिका चौधरी के द्वारा ये कार्रवाई की गई। आपको बता दें, 33 लाख का बकायेदार था ब्रिजमोहन पुत्र भगवान दिन। कार्रवाई की खबर से बकायेदार में एक तरफ हड़कंप मच गया, वहीं बकायेदार का ट्रैक्टर को भी कुर्क किया गया। थाना सुजौली क्षेत्र के गड़रियनपुरवा का यह पूरा मामला है। 33 लाख का बकायेदार था ब्रिजमोहन पुत्र भगवान दिन। बहराइच से अहम खबर आपको दिखाना, बकायेदार का ट्रैक्टर भी कुर्क किया है। तहसीलदार की अगुवाई में ये कुर्की की कार्रवाई की गई है। थाना सुजौली क्षेत्र के गड़रियनपुरवा का यह पूरा मामला है। और अगली अहम खबर रायबरेली से, जहां 500-500 रुपए के नोटों की गड्डियां वायरल मामले की जांच गति पकड़ने लगी। आपको बता दें, वीडियो में गड्डियों के साथ दिखाई देने वाले व्यक्ति से संबंधित फर्मों की जांच शुरू हो गई है। आयकर व जीएसटी विभाग ने एक साथ जांच शुरू की है। विभागीय अमले ने फर्मों की जांच शुरू कर दी है। डीएम हर्षिता माथुर व एसपी यशवीर सिंह ने भी वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए विभागाध्यक्षों को निर्देश जारी किए हैं। वायरल वीडियो को लेकर के न्यूज़ इंडिया ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था। वीडियो
शहर के प्रमुख नर्सिंग होम में संचालित मेडिकल स्टोर का बताया गया था, जिसमें करोड़ों के नोट दिखाई दिए थे। एक वीडियो संज्ञान में आया है जिसमें कुछ लोग पैसा गिन रहे हैं और उसके संबंध में सूचना जो है इनकम टैक्स विभाग को भेजी जाएगी और हम अपने यहाँ भी जीएसटी के रिटर्न जांच करेंगे, इनकम टैक्स के को जो है उसकी सूचना प्रेषित करेंगे और जहाँ उनके और हमारे रिपोर्ट में अंतर आएगा और अगर हमारे यहाँ कार्रवाई बनती है तो उसकी। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर अमरोहा से, जहां थाना गजरोला के सीसो वाली गांव में बज रहे डीजे को देखकर किशोरी घर आ रही थी, तभी गांव के ही युवक ने किशोरी की दुपट्टे से गला घोंटकर हत्या कर दी। आरोपी मौके से फरार हो गया। सुबह सवेरे युवती का शव उनके घर के बने कमरे में ही दुपट्टे से लिपटा मिला। परिजनों ने गाँव के ही आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। मौके पर पहुंचे जिले के आला अधिकारी जांच पड़ताल में जुटे हैं। पुलिस ने परिजनों की तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने एक नामजद आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। बाकी आरोपियों की तलाश पुलिस कर रही है। पुलिस अधीक्षक कुमार अनुपम ने कई टीमें गठित कर जल्द आरोपियों को पकड़ने की बात कही। थाना गजरोला क्षेत्र में आज प्रातः ये सूचना मिली थी कि एक युवती की घर में गला दबाकर हत्या कर दी गई है। सूचना पर मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। परिजनों की तहरीर के आधार पर नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध मुकदमा कायम किया गया है। अभियुक्त की गिरफ्तारी कर ली गई है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। अगली खबर का रुख करेंगे। अगली खबर देवरिया से है, जहां जनपद में पधारे उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का जिला पंचायत सभागार में जिला पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने फूलमालाओं से भव्य स्वागत किया। जिला पंचायत सभागार में पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की बैठक को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने तंज कसते हुए कहा कि अखिलेश यादव का पीडीए परिवार डेवलपमेंट एजेंसी है। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता सम्मान से समझौता नहीं किया जाएगा। कार्यकर्ताओं को 2027 के चुनाव के लिए आज से ही एक्शन मोड में जाना होगा। भारतीय जनता पार्टी के अगुवाई वाली सरकार न बनने पावे, इसके लिए कोई उपमुख्यमंत्री के संगठन और जनप्रतिनिधियों के साथ जिला पंचायत के सभागार में बैठक संपन्न हुई। उसमें कार्यकर्ताओं से, जनप्रतिनिधियों से चर्चा की गई। जो समस्याएं उभर करके सामने आई, जिले के इस सरकारी बैठक में जिसमें सभी अधिकारी यहाँ पर मौजूद थे, उनके साथ चर्चा के क्रम में अभी जो निर्देश दिया गया, सबसे पहला तो यहाँ की कई बार होता क्या है कि पहले कोई मंत्रीगण, प्रभारी मंत्री या अन्य कोई आते हैं तो उनके आने पर जो मिनट्स लिखा जाना चाहिए। आ रही है आवाज आपको? अरे नहीं सर, ठीक है पुलिस ये हो जाएगा। ये हटा दीजिए, सुनाई दे रहा है। जो मिनट्स लिखे जाते हैं कई बार वो उपलब्ध नहीं होता कि पिछली बार जो निर्देश दिए गए उस कार्रवाई को किया गया कि नहीं किया गया। तो यह निर्देश दिया गया है कि पिछली बैठक में जो निर्देश दिए गए और उसमें जो कार्रवाई की गई वह उपलब्ध कराने का काम हर हाल में सुनिश्चित करेंगे। अगली खबर का रुख करेंगे। अगली खबर फर्रुखाबाद से, जहां फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला ग्रानगंज निवासी रवि कुमार दिवाकर उम्र 37 वर्ष 22 नवंबर शाम को अचानक लापता हो गया। करीब 11 दिन से लापता युवक का शव नाले में मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी। परिजन रात भर खोजबीन करते रहे। पता न चलने पर परिजनों ने गुमशुदगी दर्ज करा दी थी। दुकानदारों ने फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला ग्रानगंज में नाले में शव पड़ा देखा। जानकारी होने पर क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मामले की सूचना फतेहगढ़ पुलिस को दी गई। चौकी इंचार्ज रक्षा सिंह फोर्स के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। नाले से शव को बाहर निकलवाया गया। शव की शिनाख्त नीलम ने पति रवि के रूप में की। बताया जा रहा है कि युवक 22 नवंबर शाम को अचानक लापता हो गया था। बाईस तारीख रात से गायब थे। कौन थे जी आपके? बड़े भाई। क्या नाम था इनका? रवि कुमार। कितने भाई हो आप? 4। अच्छा, 22 तारीख से गायब थे। रिपोर्ट दर्ज कराई थी गुमशुदगी की? 24 तारीख को कराई थी। फिर तब से ढूंढते रहते क्या? हाँ, तब से काफ़ी खोजबीन की, बल्कि कहीं पता नहीं चला, लेकिन आज इनका मतलब शव नाले के किनारे मिला ग्रामीण मोड़। क्या करते थे ये? ड्रेस की दुकान थी पुलिस लाइन के पास। कितने बच्चे हैं इनके?
अच्छा, तो आज कहाँ मिले हैं मृत अवस्था में? मृत अवस्था में पुलिया के पास मिले, नंदे चक्की वाले के। अच्छा, ठीक। अगली खबर बिजनौर से, जहां भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी पहुंचे हैं। उन्होंने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। मीडिया से बात करते हुए भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि जिस परिप्रेक्ष्य में अखिलेश यादव ने आज बयान दिया है, देश में न्यायालय की व्यवस्था है और व्यवस्था में जो आदेश हुआ है सर्वे का, सरकार ने उसमें सहयोग किया और समाजवादी पार्टी ने दंगाइयों का सहयोग किया। दंगाइयों का सहयोग किया है। संभल में मारे गए लोगों को समाजवादी पार्टी द्वारा दिए गए मुआवजे के सवाल पर भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि बड़ी संख्या में दुर्घटनाएं होती हैं और जैसे बहराइच में एक दुर्घटना हुई है, एक व्यक्ति मारा गया, समाजवादी पार्टी ने उसके लिए कुछ नहीं किया, उसके लिए कोई अनुदान की व्यवस्था नहीं की। यह केवल इसलिए कि यह लोग जो हैं वो मुस्लिम समाज से आते हैं। यह तो तुष्टीकरण है समाजवादी पार्टी का, और इस तुष्टीकरण का राजनीति को अब देश समझ चुका है। अब कोई स्थान उत्तर प्रदेश के राजनीति में इनका नहीं रह गया है। परिप्रेक्ष्य में उन्होंने एक बयान दिया है। वो देश में न्यायालय की व्यवस्था है और व्यवस्था में जो आदेश हुआ है सर्वे का, सरकार ने उसमें सर्वे में सहयोग किया और समाजवादी पार्टी ने दंगाइयों का सहयोग किया, दंगों का सहयोग किया। संभल का जिस प्रकरण को लेकर वो कह रहे हैं, संभल में न्यायालय के आदेश पर उस स्थान का सर्वे हुआ है और सर्वे करने वाली टीम पे जिस प्रकार से पथराव हुआ, पुलिस प्रशासन को जिस प्रकार से लक्षित किया गया, ये कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं उनके स्थानीय वर्चस्व की लड़ाई है। समाजवादी पार्टी की हताशा है जिस प्रकार से उपचुनावों में परिणाम आए हैं और समाजवादी पार्टी के वर्गों का, समाजवादी पार्टी जिन वोट बैंक को अपना वोट बैंक मानती है मतदाताओं की, उनका झुकाव भारतीय जनता पार्टी की तरफ हुआ है। तो उन्होंने बड़ी संख्या में भाजपा का और हमारी सरकार का, मोदी जी और योगी जी के प्रति प्रभावित होकर जो उन्होंने मतदान किया, ये कहीं ना कहीं उसकी निराशा है, उसकी कुंठा है और समाजवादी पार्टी के परिवार की वर्चस्व की लड़ाई है। अच्छा, जो संभल में जो घटना हुई उसको लेकर जो लोग 4-5 लोग उसमें मारे गए हैं, उपद्रवी, उस समाजवादी पार्टी उन्हें वो दे रही है, मुआवजा दे रही है। बड़ी संख्या में आपने देखा होगा दुर्घटनाएं होती हैं और जैसे बहराइच में दुर्घटना हुई, एक व्यक्ति मारा गया, समाजवादी पार्टी ने उसके लिए तो कुछ नहीं किया, उसके लिए कोई अनुदान की व्यवस्था नहीं करी, उसके लिए कोई सहयोग की व्यवस्था नहीं करी। ये केवल इसलिए की है कि ये लोग हैं, ये मुस्लिम समाज से आते हैं। ये तुष्टीकरण है समाजवादी पार्टी का और इस तुष्टीकरण की राजनीति को अब देश समझ चुका है। इन लोगों का कोई स्थान उत्तर प्रदेश की राजनीति में बचा नहीं। तो देश की बात में वक्त एक और ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कानपुर राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी ने दिव्यांग महागठबंधन के आह्वान पर आज विश्व दिव्यांग दिवस पर काला दिवस मनाते हुए शास्त्री नगर सेंट्रल पार्क में धरना देकर मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा। राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व दिव्यांग महागठबंधन के महासचिव वीरेंद्र कुमार ने कहा कि 11 माह से इको गार्डन लखनऊ में दिव्यांग कोटे के अस्थि दिव्यांगता वाले दिव्यांगजन मुख्य सेविका पद व लेखपाल पद के अभ्यर्थियों द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। सरकार उनको विज्ञापन जारी करने के बाद नौकरी नहीं दे रही है। ऐसे में जब सरकार दिव्यांगजन को नौकरी, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा की 100% गारंटी, दिव्यांग पेंशन 5000 रुपये नहीं दे सकती, तो विश्व दिव्यांग दिवस मनाना बेमानी है। आज 14 सूत्रीय मांग पर मुख्यमंत्री को भेजा गया ज्ञापन भेजा गया। उन्होंने कहा कि दिव्यांगजन को नौकरी दिलाने के लिए वीरेंद्र कुमार ने चेतावनी दी है कि 6 दिसंबर को इको गार्डन लखनऊ में बैठकर सरकार को घेरने की रणनीति तैयार की जाएगी। 3 दिसंबर यानी दिव्यांग दिवस। आज मैम राष्ट्रीय विकलांग पार्टी का जो धरना प्रदर्शन चल रहा है शास्त्री नगर सेंट्रल पार्क पर, जो उनके अध्यक्ष है वीरेंद्र कुमार, हम उनसे बात करेंगे किस लिए प्रदर्शन कर रहे हैं और क्या प्रमुख उनकी मांगे हैं। और आज दिव्यांग दिवस भी है, उनसे भी पूछ लेते हैं। सर, पहले तो के न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज दिव्यांग दिवस है, किस तरह से यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं आप? देखिए, हम विश्व दिव्यांग दिवस नहीं मना रहे, हम काला दिवस मना रहे हैं। ये इतिहास के पन्नों में काला दिवस है। नौकरी, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा की जो सरकार 100% गारंटी ना दे सके,
11 महीने से दिव्यांग इको गार्डन लखनऊ में धरना अनशन कर रहे हैं, उनकी बात सरकार न सुन सके। मुख्य सहायिका पद पे जो हमारी बहनों ने आवेदन किया है उनको नॉट क्वालिफाइड बता करके और नौकरी से वंचित किया जा रहा है। तो ऐसे सरकार से क्या फ़ायदा हमको कि हमें आंदोलन करना पड़े, धरना करना पड़े, अनशन करना पड़े। विश्व दिव्यांग दिवस की उपयोगिता तभी सिद्ध होती है जब दिव्यांगों की नौकरी, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा की ज़रूरत को पूरी करे सरकार। वो सरकार नहीं कर रही है। जो नौकरियां विज्ञापन में जारी की जाती हैं उनमें चलन क्रिया वाले दिव्यांगों को नौकरी से वंचित किया जा रहा है। ये सरकार की गलत मंशा प्रतीत होती है। इसलिए राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी और दिव्यांग महागठबंधन पूरे प्रदेश में आज काला दिवस इसको मना रहा है, विश्व विकलांग दिवस को। मैं इतना कहना चाहूँगा प्रदेश के और देश के दिव्यांगों से, ये सरकार केवल विज्ञापन की सरकार है, झूठे वादे करती है। जिस दिन हमारे देश का और प्रदेश का दिव्यांग भरपेट खाना खा के सोएगा, उसके सर पे छत होगी, उसके पास रोजगार होगा और उसका मुफ्त में इलाज होगा पूरे देश में, उस दिन से हम इस काले दिवस को विश्व दिव्यांग दिवस के रूप में मनाने लगेंगे। दिव्यांग दिवस नहीं बल्कि काला दिवस मना रहे हैं। कानपुर से शाहनवाज खान, के न्यूज़ इंडिया के लिए। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अगली अहम रिपोर्ट की बात करते हैं। राजधानी के बिजनौर इलाके में एसडीआरएफ मुख्यालय में तैनात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सम्मानित कांस्टेबल अजय सिंह और उसकी पत्नी नीलम सिंह के संदिग्ध परिस्थितियों में उनके ही कमरे में शव मिले हैं। जवान का शव पंखे से लटकता हुआ मिला है, जबकि उसकी पत्नी बेड पर मृत अवस्था में पाई गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे पुलिस के अधिकारियों ने फॉरेंसिक टीम बुलाकर मामले की पड़ताल कराई है। मौके से कोई सुसाइड नोट हालांकि नहीं मिला है और सुसाइड नोट नहीं मिलने से पुलिस मौत को लेकर किसी निष्कर्ष पर अभी तक नहीं पहुंच पा रही है। पुलिस ने दोनों शव का पोस्टमार्टम कराया है। ये खास रिपोर्ट देखिए। बिजनौर स्थित एसडीआरएफ मुख्यालय में अजय सिंह बतौर कांस्टेबल तैनात था। 2021 बैच के जवान ने 2 साल पहले ही गृह क्षेत्र आगरा निवासी नीलम सिंह से लव मैरिज की। दोनों पति पत्नी एसडीआरएफ मुख्यालय से तकरीबन 100 मीटर दूर किराए के लिए गए मकान में रह रहे थे। मृत एसडीआरएफ जवान आज विभागीय मुख्यालय में होने वाली परेड में शामिल होने नहीं पहुंचा था, इसलिए परेड के बाद उसके साथी जवान ने किराए के मकान के पास पहुंचकर फोन किया, जो रिसीव नहीं हुआ। हालांकि घर का दरवाजा अंदर से बंद था, इसलिए साथी के प्रति चिंतित दूसरे जवानों ने अन्य लोगों सहित एसडीआरएफ अधिकारियों सहित पुलिस को जानकारी दी। थोड़ी ही देर में एसडीआरएफ के उच्चाधिकारी और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंच गए। अंदर से लॉक दरवाजा तोड़कर नजारा देखकर सभी हैरान रह गए। सामने कमरे में 27 वर्षीय अजय सिंह का शव फंदे से लटक रहा था, जबकि 23 वर्षीय पत्नी नीलम सिंह का मृत शरीर बेड पर पड़ा था। हालांकि पुलिस सुसाइड मान रही है, लेकिन आत्महत्या की वजह को लेकर हैरानी जता रही है। वहीं मौके पर मौजूद कुछ लोग पत्नी की हत्या करने के बाद जवान द्वारा आत्महत्या किए जाने की आशंका जताते रहे। पुलिस ने पति पत्नी दोनों के परिजनों को जानकारी देते हुए बुलाया और जो दोपहर बाद तक लखनऊ नहीं पहुंचे थे। ये थाना क्षेत्र बिजनौर में एसडीआरएफ की यूनिट है। सुबह सूचना प्राप्त हुई कि एक कांस्टेबल जिसका नाम अजय सिंह है, जो एसडीआरएफ में तैनात है, उसकी और उसकी पत्नी की मृत्यु हुई है। तत्काल स्थानीय थाने की टीम मौके पर पहुंची, फील्ड यूनिट की भी टीम मौके पर पहुंची और दरवाज़ा जो था कमरे का वो अंदर से बंद था। जो गेट है उसके जंगले से झांका गया तो सिचुएशन अंदर ये थी कि जो सिपाही है इसकी हैंगिंग अवस्था में पंखे से लटकता हुआ शव था और जो इसकी पत्नी थी, पत्नी का शव बेड पे था। फिर एंट्री की गई दरवाज़ा खोल के। दोनों शवों को प्रॉपर विधिक तरीके से कब्जे में लेकर पीएम हेतु मोर्चरी भेजा गया है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के पश्चात ही सही कारणों का पता चल पाएगा और उसके बाद जो है अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। तो जो उसकी पत्नी का शव था, बाहर से देखने में कोई चोट निशान है सभी? अभी तक प्राइमा फेसाई जो हम लोगों ने देखा है उसमें इस तरीके का नहीं है और पोस्टमार्टम में यदि कुछ इस तरह के एंटीमार्टम इंजरीज आते हैं तो उसके हिसाब से उसके अनुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। मौके से क्या कोई सुसाइड नोट? देखिए, इस तरह का अभी कोई सुसाइड नोट हम लोगों ने प्रॉपर फील्ड यूनिट के द्वारा भी पूरा चेक किया गया है। अभी तक कोई सुसाइड नोट मौके पे नहीं मिला है।
ड्यूटी के प्रति हमेशा गंभीर रहने वाला एसडीएफ जवान काफी मिलनसार था, इसलिए साथ में काम करने वाले जवान ही नहीं विभागीय अधिकारी भी उससे संतुष्ट रहकर तवज्जो देते थे। दायित्व निर्वहन में खरा उतरने से मुख्यमंत्री द्वारा उसको प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी कराया गया था। लखनऊ से के न्यूज के लिए शिवा शर्मा की रिपोर्ट। अब बात करेंगे अगली अहम रिपोर्ट की। अध्यात्म की नगरी प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। यहां आने वाले सैलानियों के लिए पर्यटन विभाग हर बजट और पसंद के हिसाब से कई तरह के कस्टमाइज्ड पैकेज तैयार कर रहा है। ये खास रिपोर्ट देखिए। अध्यात्म की नगरी प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। यहां आने वाले सैलानियों के लिए पर्यटन विभाग हर बजट और पसंद के हिसाब से कई तरह के कस्टमाइज्ड पैकेज तैयार कर रहा है। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर अनुभव हो, इसके लिए कई नई चीजें की गई हैं। इसके अलावा कई जगहों का कायाकल्प भी किया जा रहा है। इस बार महाकुंभ 2025 के दृष्टिगत जो हमारे श्रद्धालु आएंगे उनके लिए बहुत सारी आइटनरीज ऐड ऑन हो गई। एक तो हमारे पास 3 कॉरिडोर्स हो गए, बाकी संगम परिक्षेत्र में जितने भी मंदिर हुए हैं उन सभी का सौंदर्यीकरण कार्य कराया जा चुका है। इसके अलावा अगर हम मनकामेश्वर तट के यमुना बैंक रोड की बात करें तो वहाँ पे फ्लोटिंग रेस्टोरेंट है जहाँ पे आप जो है एक वेजिटेरियन फूड का एंजॉय कर सकते हैं, वो हो गया। इसके साथ ही स्पीड बोट और मिनी क्रूज एक्टिविटीज़ जो है वहाँ बोट क्लब के पास से ही किया जा रहा है अभी ये। और शाम में वाटर लेज़र शो हो जाएगा। तो एक आप कह सकते हैं एक पैकेज के रूप में हम अपना इवनिंग का एक आइटनरी तैयार कर सकते हैं। श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए अलग से रहने की व्यवस्था की गई है। सैलानियों के लिए स्पेशल पैकेज तैयार किए गए हैं। इसके साथ ही बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो महाकुंभ 2025 में इंट्रोड्यूस होने जा रही हैं, जैसे हेली जॉय राइड हो गया और एडवेंचर स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो गई, पैकेज टूर हो गया, अखाड़ा का टूर हो गया, टेंट सिटी हो गई, टेंट कॉलोनी हो गई जो कि एक वीआईपी टेंट सिटी के रूप में हम जिसको जानते हैं। तो जो आने वाले पर्यटक रहेंगे उन्हें हम अच्छा स्टे के साथ ही अच्छी पैकेज भी इस बार प्रोवाइड कर रहे हैं जिससे वो अपना 2 days 3 nights ऐसा प्लान कर सकें। महाकुंभ मेला हर 12 साल बाद लगता है। प्रयागराज में ये अगले साल 13 जनवरी से शुरू होगा और 26 फरवरी तक चलेगा। आस्था के इस महाकुंभ में 40 करोड़ से ज्यादा संतों और श्रद्धालुओं के पवित्र स्नान करने की उम्मीद है। तो देश के बाद में उत्तराखंड की खबरों का रुख करते हैं। उत्तराखंड के नगर निकायों में प्रशासकों की तैनाती को आज 1 साल पूरा हो गया है। निकाय चुनाव जल्द होंगे, इसके इंतजार में 1 साल बीत गया है, लेकिन अब तक निकाय चुनाव को लेकर शासन स्तर पर कोई खास हलचल भी देखने को नहीं मिल रही है। हालांकि राजनीतिक दलों की तैयारियां भी तेज हो गई हैं। इसके तहत भाजपा नगर निगम और नगर पालिका अध्यक्ष पद के प्रत्याशियों के चयन के लिए जल्द पर्यवेक्षकों की तैनाती करने जा रही है। इसके साथ ही सभी निकायों में सर्वे और रायशुमारी भी कराई जाएगी। भाजपा का तर्क है कि आरक्षण पर स्थिति साफ होते ही निकायों में पर्यवेक्षक और चुनाव प्रभारी तैनात कर दिए जाएंगे। उसके बाद रायशुमारी और सर्वे के आधार पर मजबूत प्रत्याशियों का चयन भी किया जाएगा। वहीं केदारनाथ उपचुनाव में हार का सामना कर चुकी कांग्रेस निकाय चुनाव में हार का बदला लेना चाहती है। इसके तहत कांग्रेस ने 13 जिलों में प्रभारियों की नियुक्ति के साथ ही उन्हें जिलों के भ्रमण करने के निर्देश दे दिए हैं। इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी जल्द अपना रात्रि प्रवास का कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं। इसके तहत मुख्यमंत्री धामी प्रदेश के सभी जनपदों में रात्रि प्रवास कर विकास कार्यों का अवलोकन करने के साथ ही जनता से सीधा संवाद करेंगे, पार्टी कार्यकर्ताओं से चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री ने अपने सहयोगी कैबिनेट मंत्रियों को भी रात्रि प्रवास के निर्देश दिए हैं। अब सवाल यह है कि क्या मुख्यमंत्री के निर्देशों पर भी मंत्री भी रात्रि विश्राम करेंगे, और आखिर क्यों 1 साल बाद भी नगर निकायों के प्रशासकों की तैनाती आज इसी अभी भी सवाल बनी हुई है। ये खास रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में नगर निकाय के चुनाव कब होंगे, इस पर सस्पेंस बरकरार है। पिछले वर्ष 2 दिसंबर 2023 को प्रदेश की 102 नगर निकायों का कार्य
काल खत्म होने के बाद इन्हें प्रशासकों के हवाले कर दिया गया था। इसके बाद कई बार सरकार ने प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाया, लेकिन निकाय चुनाव नहीं कराए। हालांकि भाजपा और कांग्रेस समेत तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। भाजपा का तर्क है कि आरक्षण पर स्थिति साफ होते ही निकायों में पर्यवेक्षक और चुनाव प्रभारी तैनात कर दिए जाएंगे। उसके बाद रायशुमारी और सर्वे के आधार पर मजबूत प्रत्याशियों का चयन किया जाएगा। वहीं कांग्रेस ने 13 जिलों में प्रभारियों के नियुक्ति के साथ ही उन्हें जिलों के भ्रमण के निर्देश भी दिए हैं। देखिए, आप जानते हैं चुनाव बहुत जल्द हम कराएंगे और इससे पहले की जितनी भी क्रियाएं हैं वो सब अभी गतिमान है। चाहे हम लोग आरक्षण की बात करें, चाहे अन्य व्यवस्थाओं की बात करें, हम लोग उस दिशा में बढ़ चुके हैं। बहुत जल्द इसका फैसला जब आरक्षण का हो जाएगा तो चुनाव का जो प्रोग्राम है वो हम जारी करेंगे और तत्पश्चात चुनाव का। देखिए, मुख्यमंत्री जी के निर्देशों का पालन तो उनके कैबिनेट के सहयोगी कभी नहीं करते देखे मैंने, न अधिकारी उनके आदेशों का पालन करते हैं। पहले भी सांसदों ने गांव गोद लिए थे, वो गोद लिए गांव किस हालत में है किसी को कुछ नहीं पता है। मंत्रियों ने कितने गांवों का प्रवास किया, अधिकारियों ने कितने गांवों का प्रयास किया, किसी को नहीं पता है। अब मुख्यमंत्री के गांव प्रयास से क्या हालात बदलेंगे ये देखने वाली बात होगी, लेकिन मुझे उम्मीद कुछ नहीं है, क्योंकि गांव में रात्रि प्रवास हो जाएगा, लेकिन सचिवालय में कामकाज कैसे सुधरेगा, पुलिस प्रशासन कानून व्यवस्था कैसे सुधारेगा, ऊर्जा विभाग का भ्रष्टाचार कैसे रुकेगा, बैकडोर से जो भर्तियां हो रही वो कैसे रुकेंगी, ये बड़े सवाल हैं। इस पे काम करने की आवश्यकता है। गांव प्रवास से मुख्यमंत्री जी को सुर्खियां तो मिल सकती हैं, लेकिन प्रदेश में युवाओं को रोजगार कैसे मिलेगा, ये बड़ा सवाल है। पार्टी प्रतीक्षा में है राज्य चुनाव आयोग की कि चुनाव का शेड्यूल घोषित हो, और चुनाव का शेड्यूल घोषित होने के बाद उसमें इससे पहले आरक्षण की भी जो है घोषणा चुनाव सरकार के द्वारा की जानी है। कहाँ पर अनुसूचित जाति का अध्यक्ष बनेगा, कहाँ पर ओबीसी का बनेगा, कहाँ पर महिला होगी, कहाँ पर सामान्य होगा। ये आरक्षण का पूरा चार्ट जारी होने के बाद भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक नगर निगम में 3-3 लोगों का एक कमेटी बनाई है, जिनको पर्यवेक्षक के रूप में भेज रहे हैं। नगर निगम के अतिरिक्त जो शेष जिला है, उस शेष जिले के जितने निकाय हैं उनके लिए भी 3 लोगों की कमेटी पार्टी के द्वारा बनाई जा रही है। और आरक्षण जारी होने के बाद, आरक्षण पर निर्णय होने के बाद वो कमेटी वहाँ जाएगी और 3-3 लोगों का पैनल बना करके लाएगी। फिर राज्य की जो हमारी चुनाव की समिति है प्रदेश की, वो फिर प्रत्याशी की घोषणा करेगी। आपको बता दें कि धामी सरकार एक के बाद एक 4 चुनावों को टाल चुकी है। निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव, छात्र संघ चुनाव और सहकारिता चुनाव को सरकार टाल चुकी है। इस बीच धामी सरकार ने जिला पंचायतों में अध्यक्षों के प्रशासन बना दिया है, जिसका जमकर विरोध हो रहा है। कांग्रेस सहित तमाम दलों के नेताओं ने कहा कि सरकार ने निचली ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधियों को छलने का काम किया है। बता दें कि हरिद्वार को छोड़कर राज्य के शेष 12 जिलों में जिला पंचायतों में निवर्तमान अध्यक्ष को प्रशासक की जिम्मेदारी सौंपी गई है। भाजपा ने इस निर्णय को पंचायती राज एक्ट में निहित प्राविधान और जनप्रतिनिधियों की भावनाओं के अनुरूप बताया है। निकाय के चुनाव जो सरकार को समय रहते कराने चाहिए थे, लेकिन सरकार चुनाव कराने में पूरी तरीके से विफल साबित हुई है। न्यायालय में उन्होंने बार बार इस बात को कहा कि हम शीघ्र जो है चुनाव कराने का काम करेंगे, लेकिन लगता नहीं है, जो हालात है, जो परिस्थितियां हैं, कि सरकार चुनाव जो है करा पाई। सरकार डरी हुई है, सहमी हुई है, और पंचायतों में तो गजब कर दिया सब सत्ता में बैठे हुए लोगों ने। अरे संविधान के विपरीत आप आचरण कर रहे हैं तो थोड़ी तो शर्म करे सरकार। आपने जिला पंचायत अध्यक्षों को तो जो है प्रशासनिक अधिकारी, प्रशासनिक दायित्व दे दिया, तो फिर भाई जो ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक प्रमुख है उन्होंने क्या बिगाड़ा, फिर प्रधान संगठन उन्होंने क्या बिगाड़ा। भाई हर इकाई का एक अपना महत्व है। देखिए, ये कदम बिल्कुल कानून के अनुसार उठाया गया है, और एक महत्वपूर्ण बात ये है कि अगर अधिकारी इस पर बैठाए जाएंगे प्रशासक के नाते, तो उनके पास पहले ही बहुत काम होता है। तो ऐसे में जो जनप्रतिनिधि प्रशासक रहे हैं उनके, तो वे अगर काम करते रहेंगे तो निश्चित तौर पर उनको पूरी धरातल की सच्चाई पता है, कहाँ पर काम हो रहे हैं उसकी जानकारी है। तो विकास की जो कार्य चल रहे हैं उसमें किसी प्रकार की बाधा नहीं आएगी और जनता को भी सुविधा होगी।
दूसरी ओर अधिकारियों में चूँकि काम का दबाव रहता है, ऐसे में कितना वो ध्यान दे पाते हैं, कितना नहीं दे पाते, ये अपने आप में हमेशा सवालों के घेरे में रहा है। ऐसे में सरकार का ये नियम जो कदम उठाया गया है कि जहाँ एक ओर कानून के अनुसार है और दूसरी ओर जनता के हित में भी है। वो कह रहे हैं कि राजनीतिक रूप से आकंठ भ्रष्ट और बेईमान लोग सत्ता में बैठ गए हैं। जब ये 5 साल में अपने कार्यकाल में कोई कार्य नहीं कर सके, तो आखिर लास्ट मोमेंट में ये कोर्ट को कैसे बताएंगे कि अब हम जो है आरक्षण की परिधि को सही तरीके से चिन्हित कर रहे हैं। कहने का मतलब है कोर्ट को भी गुमराह कर रहे हैं, जनता को भी गुमराह कर रहे हैं। इसके पीछे केवल भ्रष्टाचार है और भाजपा की इस नीति को अब जनता समझ भी रही है कि ये लोकतंत्र के ऊपर हावी होकर केवल भ्रष्टाचार करने की मंशा से ऐसे काम कर रही है। कुल मिलाकर धामी सरकार के कार्यकाल में एक के बाद एक 4 चुनाव टालने का रिकॉर्ड बन गया है। प्रदेश में निकाय चुनाव से इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन 1 साल बाद भी निकायों में प्रशासकों की तैनाती दर्शाता है कि सरकार चुनाव को लेकर कितनी गंभीर है। इस बीच जिला पंचायतों में अध्यक्षों को प्रशासक बनाकर सरकार ने एक और विवाद को जन्म दे दिया है। सवाल ये है कि आखिर क्यों सरकार चुनाव नहीं करा रही, आखिर प्रदेश में कब तक प्रशासकों का दौर चलेगा। उत्तराखंड एक्स रिपोर्ट। अगली खबर का रुख करते हैं श्रीनगर से। अगली खबर जहां गढ़वाल में बड़ा हादसा हो गया। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर सोमवार देर रात को चमधार के पास एक ट्रक करीब 200 मीटर गहरी खाई में जा गिरा। हादसे की खबर पुलिस को मिली जब कुछ लोगों ने नदी में डूबे हुए ट्रक को देखा। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन अभी तक ट्रक ड्राइवर और हेल्पर का कुछ पता नहीं चल पाया है। दोनों को ढूंढने के लिए गोताखोरों की टीम लगी हुई है। जानकारी मुताबिक ट्रक श्रीनगर से डुंगरी पंथ जा रहा था, जो देर रात को अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरा, इसलिए किसी को कुछ पता नहीं चल पाया। सुबह जब स्थानीय लोगों की नज़र खाई में नदी के अंदर पड़े ट्रक पर पड़ी तो उन्होंने तत्काल पुलिस को इसकी सूचना दी। धोखाधड़ी के विरुद्ध लगातार कार्रवाई करते हुए जनपद पौड़ी गढ़वाल की पुलिस के द्वारा एक अभियुक्त को कोलकाता से गिरफ्तार किया गया है। जनपद में कोटद्वार के क्षेत्र में हमारे पास एक कैदकर्ता के द्वारा शिकायत दर्ज करवाई गई थी कि किसी गैंग के द्वारा इनके साथ धोखाधड़ी करते हुए रेलवे में नौकरी लगाने के नाम पर कुल 30 लाख। बढ़ेंगे अगली खबर की और। खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर सुभाष रोड स्थित वेडिंग पॉइंट में आयोजित दिव्यांग राज्य स्तरीय दक्षता पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में 89 दक्ष दिव्यांग कर्मचारियों, खिलाड़ियों एवं स्वतः रोजगाररत दिव्यांगजनों व उनके सेवा आयोजकों को राज्य स्तरीय दक्षता पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने आगामी विश्व दिव्यांग दिवस तक सभी दिव्यांग जनों को उनके आवश्यकता अनुसार सभी जिलों में स्पेशल कैंप लगाकर निःशुल्क उपकरण उपलब्ध कराए जाने एवं दिव्यांग विद्यार्थियों को निःशुल्क ऑनलाइन IAS कोचिंग की व्यवस्था कराए जाने की घोषणा की। सभी दिव्यांग भाई बहनों को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और हमारे दिव्यांगजनों के लिए हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में अनेक नई योजनाएं लाई जा रही हैं। राज्य के अंदर भी अनेक योजनाएं हम ला रहे हैं। लगातार दिव्यांगों के लिए अच्छी नीति बना रहे हैं, उनको पेंशन मिले उसके लिए हम सुनिश्चित कर रहे हैं। 1 लाख से ज़्यादा दिव्यांग भाई बहनों को राज्य के अंदर अभी पेंशन दी जा रही है। निकट भविष्य में जितने भी हमारे दिव्यांग हैं उनको प्रत्येक जिले में कैंप लगाकर अगले दिव्यांग दिवस तक सारे उपकरण, चाहे कान के हों, चाहे उनके पैरों के हों या उनकी कोई अन्य डिमांड हो, जो भी उनके लिए ज़रूरी होती है वो सब हम उपलब्ध कराएंगे। बढ़ेगी अगली खबर की ओर। खबर देहरादून से है, जहां चंद्रबनी क्षेत्र में प्रॉपर्टी डीलर की सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया था। प्रारंभिक जांच में यह पाया गया कि मृतक मंजेश की गला दबाकर हत्या कर दी गई। हालांकि हत्या के कारण क्या कारण रहे यह अभी तक साफ नहीं हो पाया। पुलिस जब मामले की पड़ताल पुलिस ने शुरू की। CCTV के अवलोकन के पहले आरोपी सचिन को हरिद्वार से गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में आरोपी सचिन ने हत्या करना स्वीकार कर लिया। वहीं दूसरे साथी अर्जुन को भी हत्या में शामिल होने की बात स्वीकार की गई। आरोपी अर्जुन की गिरफ्तारी हेतु पुलिस दबिश देकर आरोपी अर्जुन को हरियाणा से गिरफ्तार किया गया है।
इसमें 3 लोग का आपराधिक इतिहास पहले से है और जेल में रहे। तो एक घटनाक्रम जो 2018 में हुआ था कैश वैन लूट का, साथ ही साथ एक मलकीत हत्याकांड हुआ था डोईवाला में। तो ये सब लोग अलग अलग घटनाओं में थे, लेकिन जेल में जब वो गए तो उनका कहीं ना कहीं एक आपराधिक प्रवृत्ति का जो माइंडसेट होता है, तो इनकी आपस में मुलाकात हो गई और जब जेल से बाहर आए तो कहीं ना कहीं अपने अन्य व्यवसाय में, कोई प्रॉपर्टी में, कोई किसी अन्य चीज़ों में लग गया और एक दोस्ती इनके बीच में बन गई थी। 30 तारीख को प्रातः चंद्रवनी 6 से सूचना प्राप्त हुई कि एक किराए के मकान में जो है एक डेड बॉडी मिली है और इस सूचना के आधार पर उच्च अधिकारीगण द्वारा निरीक्षण किया गया। तो मामला प्रथम दृष्टया ऐसा लगा कोई धारदार हथियार या किसी अन्य प्लानिंग के तहत हत्या ना होकर ये सडन एक प्रोवोकेशन के तहत हुई है, क्योंकि जो हत्या में जो प्रयुक्त रस्सी या जो कहेंगे लेसेस थे वो जूते के, उसके द्वारा गला घोटा गया था। और जो कमरे की परिस्थिति जन साक्ष्य थे उससे ऐसा लग रहा था कि जो मृतक है वो वहाँ नोन था और अपनी इच्छा से वहाँ पहुँचा होगा, चूँकि वहाँ खाने पीने का सामान भी था। जब और जानकारी की गई तो उससे पता चला सचिन और अर्जुन नाम के 2 हैं जिन्होंने ये कमरा भी किराए पे लिया था और वहाँ सभी लोग का आना जाना था। इस आधार पर जब मृतक की जब और छानबीन की गई तो उसका कुछ आपराधिक इतिहास भी पता चला कि पूर्व में भी वो कैश वैन लूट में भी जेल जा चुका है विकासनगर थाने से। तो उसके जब सारी चीज़ों की जब जानकारी करी कौन कौन लोग से साथ थे, तो सचिन और अर्जुन का नाम इसमें प्रमुखता से पता चला, जो पूर्व में भी एक मर्डर के मामले में जेल में साथ में बंद थे और वहाँ इनकी जान पहचान हुई थी। सचिन को पूर्व में गिरफ्तार किया गया थाना भगवानपुर से। उससे पूछताछ से पता चला कि अर्जुन गोसाई जो था उसका और उसके में जो शामिल था उस घटनाक्रम में, और उसके साथ वो मौके से उस दिन वो लोग फरार हो गए थे वहाँ से, और उनका कुछ प्रॉपर्टी को लेकर, कमीशन को लेकर विवाद था, जिसके कारण घटना को सडनली अंजाम दिया गया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर विकासनगर से है, जहां विश्व दिव्यांग दिवस के मौके पर विकासनगर और सहसपुर में जन जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें क्षेत्र के सैकड़ों दिव्यांगों के साथ सामाजिक संस्था से जुड़े लोग शामिल हुए। विकासनगर शहर में डाकपत्थर रोड से शुरू हुई रैली मुख्य बाजार होते हुए बाबूगंज चौकी पर जाकर संपन्न हुई। इस जन जागरूकता रैली में दिव्यांगों को रोजगार शिक्षा की मांग की गई। दूसरी ओर सहसपुर में आकाश विकलांग सेवा समिति द्वारा भी कार्यक्रम और जन जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। रैली निकाली है। रैली हमने ढाकी से सहसपुर ब्लॉक तक निकाली है। ये जागरूकता रैली है जो पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जा रहा है और ये आज का दिन हमारा ही होता है। और हम ये मैसेज देने की कोशिश करते हैं समाज को कि हम भी समाज का एक अहम हिस्सा है, हमारी भी भागीदारी उतनी है समाज में जो सामान्य लोगों की है। और हमें खुशी होती है कि इस कार्यक्रम में लोग बढ़ चढ़ के हमारा सहयोग करते हैं और एक जागरूकता फैल रही है। जिस तरह से पहले विकलांग लोगों को अभिशाप माना जाता था, अब वो अभिशाप खत्म हो रहा है समाज में। तो फिलहाल देश की बात में वो मेरे साथ अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का